अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 23 विच इज़ अबाउट वैल्यूइंग गवर्नमेंट। टॉपिक्स इसमें कवर होंगे रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, टर्म स्ट्रक्चर और वाइटनिंग थ्योरीज को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट चेंजेस जो है वो बॉन्ड प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनिंग दी। सो अगर आप यूके बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो ये आपका नॉमिनल रेट है और ये आपका रियल रेट है। सो आपको नॉमिनल और रियल यील्ड्स में अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। अब ये डिफरेंस है अगर आप देखें 85 से 2004 के टाइम पीरियड में ये क्लोज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इसमें जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रही है यूके में, और उसकी वजह से आपका जो रियल यील्ड है वो बहुत नीचे है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉमिनल यील्ड्स की, और फिर वो नैरो होती गई। सो आपको इन दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी नॉमिनल यील्ड है उसमें से जब आप इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स माइनस कर देते हैं तो वो रियल यील्ड में। सो क्लासिक थ्योरी जो है वो इंटरेस्ट रेट्स की जो इकोनॉमिक्स में है वो अर्विन फिशर ने जो है वो डेवलप की थी। वो ये कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, रेट यू एक्चुअली पे व्हेन यू बोरो मनी, और जो आपके रियल इंटरेस्ट रेट हैं ये theoretical rate है that you pay when you borrow money as determined by supply and demand. So supply and demand की वजह से जो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है इंटरेस्ट रेट का, सो वो किस बेस पे बनेगा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी जो कॉस्ट है उसके रिलेशन से हम जो है सप्लाई एंड डिमांड के ग्राफ्स को ड्रॉ कर रहे हैं, और उसकी वजह से जहाँ वे वो एक दूसरे को कट करते हैं वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है। सो जो हम कह रहे थे कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली रियल रिटर्न और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का जो है वो सम से बनता है। तो ये जो डिफरेंस हम बात कर रहे थे पहले जो ग्राफ में वो इन्फ्लेशन की वजह से ही था, और जो रियल रिटर्न है वो जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी से जो जनरेट हो रहा था वो बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से रियल रिटर्न को अप एंड डाउन जो है वो मूव करवा सकती है। सो जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट इज theoretically somewhat stable. Inflation is the large variable. Question is, why do we care? So this theory allows us to understand the term structure of interest rates. So term structure जो है वो आपका जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिटरमिन हो रहा था, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली जो आपका बोरोइंग और लैंडिंग रेट है उसमें डिफरेंस जो है वो बेसिकली आ रहा था आपके इन्फ्लेशन की वजह से, जो एक बहुत बड़ा वेरिएबल था दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने का। सो टर्म स्ट्रक्चर बेसिकली हमें कॉस्ट ऑफ डेट बताता है, तो इस वजह से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टर्म स्ट्रक्चर में हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू रियल इंटरेस्ट रेट्स। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लोन अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास फार्मूला है 1/1 प्लस R1। ठीक, R1 से मुराद ये कि इंटरेस्ट रेट इन टाइम पीरियड 1। सो अगर आप 2 इयर्स का देखना चाहते हैं तो आप जो है वो टाइम 2 पे ले जाएंगे और ये पावर भी 2 आ जाएगी। यहाँ पे R1 और R2 डिफरेंट हैं, इसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट्स आर नेवर कांस्टेंट।
तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट हर साल चेंज हो रहा है और आपको टर्म स्ट्रक्चर गिवन है इंटरेस्ट रेट्स का कि वो हर साल क्या होंगे, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी अकॉर्डिंगली फिर कंप्यूट होनी चाहिए। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स का, या ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ का जैसे पाकिस्तान में हमारे पास अक्सर बोरोइंग और लैंडिंग रेट्स डिफाइन होते हैं काइबर प्लस प्रीमियम से। सो काइबर जो है वो हमारा डेली चेंज हो रहा है, सो जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गए। सो उस इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने की वजह से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अफेक्ट होती है। सो अगर आप रिटर्न ऑन यूएस ट्रेजरी बिल्स और इन्फ्लेशन रेट 1953 से 2003 के दरमियान में देखें, तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो ये ग्रीन लाइन से जो है वो मूव कर रहा है, और जो टी बिल के रेट्स हैं वो तकरीबन उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसमें जो लीडिंग वेरिएबल है बेसिकली वो आपका इन्फ्लेशन का है, जो लैग कर रहा है वो ट्रेजरी बिल्स का। सो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो है वो इन्फ्लेशन रेट और टी बिल्स जो है वो साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। सो इस वजह से जैसे अभी मैंने कहा पाकिस्तान में जो काइबर है वो वेरी कर रहा है, तो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में जो वहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है वो टी बिल यूएस ट्रेजरी बिल्स रेट है। सो इस वजह से इन्फ्लेशन और टी बिल्स का जो बिहेवियर है वो सेम चल रहा है। इसी तरह अगर हम काइबर और इन्फ्लेशन के बिहेवियर को भी प्लॉट करें तो वो तकरीबन सेम। सो अगर आप बॉन्ड को वैल्यू करना चाहें जो कि एक इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था कि हर कूपन को हम डिस्काउंट करेंगे। सो C1 है तो टाइम 1 है, C2 है तो टाइम 2 है, CN है तो टाइम N है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE है। अगर उसकी पार वैल्यू है तो बॉन्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि एंड पे जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है बॉन्ड की, तो आपको पार वैल्यू भी मिलती है और उस साल में उस साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है या कूपन रेट है वो आपको मिलता है। एग्जांपल देखें अगर हम बॉन्ड की वैल्यूएशन के हवाले से, तो if today is October 2005, what is the value of following bond? And IBM bond pays 115 every year. So 115 every year तो जो है वो नेक्स्ट 5 years के लिए पे करेगा। सो ये 3, 4, 5, 6, 7, 5 साल जो है वो आपके बनते हैं, इसमें पे करेगा आपको। इन 2010 इट पेज एन एडिशनल $1,000 एंड रिटायर्स द बॉन्ड, और बॉन्ड रिटायर हो जाता है। द बॉन्ड इज रेटेड AAA, और वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो AAA के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी बताई हुई है हमने वो 7.5% है। इसकी हम सो एक साल वाले को हम एक साल डिस्काउंट करेंगे, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल का डिस्काउंट किया हमने। 5वें साल की जो हमारी पेमेंट्स हैं वो 1000 प्लस 115 है, तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट पता चली 1161.84। अगर हम टर्म स्ट्रक्चर को प्लॉट करने की बात करें, हमारे पास एक्स एक्सिस पे है मेच्योरिटी ईयर, टाइम पीरियड है बेसिकली फरवरी 2004 से 2014 तक, और ये हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हैं डिफरेंट। तो इसकी तकरीबन शेप जो है ना वो आपकी बन रही है। अगर हम मीडियन शेप बनाना शुरू करें तो एक स्टेज आती है कि वो मैक्सिमम पीक को टच कर ले। और अगर हम बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड्स को जो है वो मैच करें, तो ये हमारा बेसिकली टाइम पीरियड है। इसमें जो ये रेड लाइन वाला है 5 ईयर 9% बॉन्ड है, और ये जो येलो डॉटेड लाइन वाला है ये 1 ईयर 9% बॉन्ड है। सो उसकी लाइन हमारे पास इस तरह से बनेगी, और जो 5 ईयर वाला है उसकी लाइफ इस तरह से बनेगी। सो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पार वैल्यू है उसको टच करने के लिए इसको कितना टाइम पीरियड चाहिए, तकरीबन 9 ईयर्स चाहिए दोनों, अगर हम इनके कंबाइंड उसमें देखें।
तो 5 ईयर वाले का बेसिकली ये आपकी प्राइस बन रही है तकरीबन 1150 के करीब, और जो 1 ईयर वाला है उसकी प्राइस है वो आपकी तकरीबन 1100 या 1080 के करीब बन रही है। इसके बाद जो है हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आ जाए तो हमें बॉन्ड ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करनी चाहिए। ड्यूरेशन क्या है कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन इज बेसिकली यूजफुल पीरियड ऑफ अ बॉन्ड। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक बॉन्ड की जिसमें 55 ऐसे कूपन मिलता है हमें हर साल। सो ये 55 हमें पहले 3 साल मिला और चौथे साल जो है वो हमें 1055 मिलेगा। पार वैल्यू 1000 अज्यूम कर रहे हैं। सो यूएस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी बॉन्ड्स इशू होते हैं उनकी पार वैल्यू जो है वो 1000 होती है। अच्छा, उनकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें 2.7% पे तो वो 53.53, और ये कंजक्टिव कंप्यूटेशंस के बाद हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड पता चलती है 1102.83। सो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वैल्यू अगर हम देखें वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश डिवाइडेड बाय हम वैल्यू करें, ये जो वैल्यू प्राइस आई है हमारे पास उससे डिवाइड करते जाएं सबको और इन सबको ऐड करें तो हमारे पास उसका जो वेटेड पोर्शन बनता है वो 0.85, सॉरी टोटल पोर्शन 1 बनता है। अब हमने टोटल वैल्यू इनटू टाइम करना है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी हम बेसिकली ये कॉलम 4 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इसको हमने करना है 3 से, सॉरी इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास ड्यूरेशन आ जाए। सो ये जो 4 ईयर बॉन्ड था इसकी जो मैक्सिमम यूजफुल लाइफ यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट होती है वो है 3.714। ये इसी तरह हमारे पास जो 6 और 7.8% बॉन्ड है 4.9% ITM पे, इसकी ड्यूरेशन हमने 5 ईयर बॉन्ड की कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली ये उसका कैश फ्लो या जो कूपन रेट है वो एनुअल कूपन रेट आ गया, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ITM पे ले ली, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हमने वो फाइंड आउट कर लिया, यानी इस प्रेजेंट वैल्यू को इस टोटल पे डिवाइड करके हमने वेट ले ली, उस वेट को हमने कंसेक्टिव ईयर से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 ईयर बॉन्ड की जो ड्यूरेशन आ रही है 4.424 आ रही है। इसी तरह 9% 1000 पार वैल्यू वाले बॉन्ड का जो है वो 8.5% ITM पे जब हम 5 ईयर वाले बॉन्ड की यील्ड लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं तो आती है 4.24 में। तो अगर आप ड्यूरेशन और बॉन्ड प्राइसेस को जो है वो कहते हैं देखें तो वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ उसकी परसेंटेजेस के साथ जो आपकी बॉन्ड प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं। सो आपकी ये जो ब्लू लाइन है ये आपका जो है वो इफेक्टिव कूपन रेट है वो उससे जो है वो डिटरमिन हो रहा है, और आपकी जो एक्चुअल बिहेवियर है आपका ड्यूरेशन की वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट्स का और प्राइसेस का जो रिलेशन बनता है वो ये रेड लाइन से बनता है। सो ये आइडियल सिचुएशन है, और ये आपका सो ये जो कट ऑफ पॉइंट है बेसिकली ये आपका जो है ड्यूरेशन बनता है, ये आपको बताता है कि यहाँ तक आपने मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया, उसके बाद आपका जो बेनिफिट है वो मजीद डिक्लाइन पे जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट है स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स का। सो अगर आप एक एग्जांपल लें जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं 1+r3 से, सो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जो हम एज्यूम कर रहे थे तीसरे साल वाला कांस्टेंट है हमारे लिए, 3 साल के लिए कांस्टेंट है। सो अगर हमारे पास फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स हों 1 साल आगे का, 2 साल आगे का और 3 साल आगे का, तो हम उससे भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं।
सो ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड रेट्स हैं ये अल्टीमेटली जो है वो जो स्पॉट रेट है उसको कन्वर्ज कर जाए। सो आपका जो फॉरवर्ड रेट है बेसिकली वो कंप्यूट कैसे हो रहा है, अगर आप ये देखिए 1+Rn की पावर n आपको चाहिए, तो ये तो आपको पता है R1 तो, लेकिन बाकी सारे आपके फॉरवर्ड रेट्स हैं 1+F2 1+F3 अंटिल 1+Fn। सो उससे आप जो है वो फॉरवर्ड रेट कर सकते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द थर्ड ईयर फॉरवर्ड रेट। अगर हमारे पास सेकंड ईयर जीरो ट्रेरी जो है वो 8.99 है, और 3 ईयर जीरो ट्रेरी जो है वो YTM का 6 है। तो इसको हम जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एट YTM अगर हम लें तो ये 2 ईयर का है, तो 1000 जो है वो आपका ये 1000 की फ्यूचर वैल्यू ये आ जाएगी, और ये 3 ईयर का है तो 1000 की फ्यूचर वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर आपने IRR लेना है तो आप जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो 1318 और प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो आपको पता ही लगता है कि IRR आपका इन दो टाइम पीरियड्स के लिए, इन दो इंटरेस्ट रेट्स के लिए बेसिकली 11% आता है। सो इसको हम इंटरपोलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे करते हैं। फिर इसी तरह हम हिट एंड ट्रायल से भी इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आएगा ये तकरीबन 11। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 years from now you intend to begin a project that will last for 5 years. What discount rate should be used when evaluating the project? आपको 2 year spot rate दिया हुआ है 5% और 7 year spot rate दिया हुआ है 7.05। सो आपके पास बॉन्ड वैल्यू जो है अगर हम डिफाइन करें तो आपके पास आता है 2 years के लिए 1+C1/1+R और C2/1+R की स्केयर, और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि C1/1+R1 प्लस C2/1+F2 इंटू 1+F1 सॉरी। तो इससे भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम D1 अज्यूम करें और इसको हम D2 अज्यूम करें तो हम उससे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास 8% 2 year बॉन्ड YTM था 9.43% और 10% 2 year बॉन्ड YTM भी 9.43% था। तो फॉरवर्ड रेट हमने कंप्यूट करना। सो वैल्यू बॉन्ड्स जो है वो स्टेप 1 हम फाइंड आउट करेंगे। 8% वाले की आ रही है 975 और 10% वाले की आ रही है 1010। सो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि 80D1, क्योंकि 80 उसका कूपन है और दूसरे साल में हमें मिल रहा है 108180 इंटू D2, और इसमें आपने सॉल्व करना है D1 के लिए इस इक्वेशन को। सो D1 के लिए आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी 975 माइनस 1080 D2 डिवाइडेड बाय 80, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास जो 10% वाला था। सो उसमें जो प्राइस हमने फाइंड आउट की थी वो 1010 थी। 100D1 क्योंकि 100 उसकी कूपन वैल्यू होगी, प्लस 1100D2। इसमें वो जो D1 था वो आप यहाँ पे इंसर्ट करें और आपको फिर D2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर। सो ये आपके पास आया था D1 975 माइनस 1080 D2 डिवाइड बाई 80। इस D1 को सेकंड इक्वेशन में सॉल्व किया आपने और D2 आपने फाइंड आउट किया 0.835, और D2 को पहली इक्वेशन में पुट करें और D1 जो है वो आप फाइंड आउट करें तो 0.9150 आपके पास। अच्छा जी, स्टेप 4 था कि आपके पास D1 और D2 आ गया। अब D1 और D2 को जो इक्वेशंस आपने बनाई थी F1 और F2, अब आप उसके लिए सॉल्व करें तो आपके पास F1 आ जाता है फॉरवर्ड रेट 9.29% और F2 आ जाता है आपके पास 9.58%। सो इसी तरह अगर आप टर्म स्ट्रक्चर को देखें
तो जो 1976 में था आपका टर्म स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह डिक्लाइन पे आ गया। 87 में आपकी जो सिचुएशन बनी उसमें ये था, और अगर आप 81 तक देखें 30 इयर्स पीछे तो आपका जो है डिक्लाइनिंग पे था। सो ये डिफरेंट ट्रेंड्स जो है वो आपको जो यील्ड टू मैच्योरिटी में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपको नजर आते हैं। एक चीज कंफर्म है कि वो एक सर्टेन स्टेज पे आके जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस जगह पे आपको नजर आता है, और ये जो पूरा रीजन है ये स्टेबिलिटी का है, इसके बाद फिर दोबारा डिक्लाइन हो जाता है। सो एक सर्टेन स्टेज तक जो है वो स्टेबल होते हैं, उसके बाद फिर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी उन्होंने ट्रेंड देना होता है टर्म स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आएगा। सो स्पॉट रेट बेसिकली जो था हमारा वो था एक्चुअल इंटरेस्ट रेट टुडे जो टाइम जीरो था, और जो फॉरवर्ड रेट था वो इंटरेस्ट रेट था फिक्स टुडे ऑन अ लोन मेड इन द फ्यूचर एट अ फिक्स टाइम। और जो फ्यूचर रेट है दिस इज द स्पॉट रेट विच इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। और यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली IRR है ऑन एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो आपके पास ये जो टर्म स्ट्रक्चर है इसकी शेप कैसे जो है वो डिटरमिन होती है। एक तो है अनबायस्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी, फिर है लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, और फिर है मार्केट सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस। सो अनबायस्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये कहती है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर की वो एक तो अनबायस्ड हो, तो फिर जब वो अनबायस्ड होती हैं तो फिर आपको जो फ्यूचर में जो ट्रेंड है वो क्लियरली नज़र आना शुरू होता है, और वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हिस्टोरिकल जो डाटा है उस पर बेस्ड होता है। सो जैसे हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स हों तो हम जब उनको एवरेज ले लेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छा फ्यूचर में ये इंटरेस्ट रेट होगा। सो ये अनबायस्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी में ये अजम्पशन आ जाता है। फिर है लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जो ये कहती है कि हमें जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है उससे ओवर एंड अबव हमें अपना कोई ना कोई प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लिक्विडिटी नीड्स हैं वो फुलफिल होनी होती हैं फ्यूचर में। तो उसकी वजह से आपका टर्म स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब जब आप कहते हैं अनबायस्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी में अगर टर्म स्ट्रक्चर फर्ज करें ये है, तो आपका जो लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी है उसमें ये जो कर्व है स्लोप ये ज़्यादा अफोर्ड हो सकती है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि हर मार्केट के लिए डिफरेंट बिहेवियर होगा, वो फ्लैट हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो अपवर्ड हो सकता है, इवन वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। सो हर सेगमेंट के लिए आपका जो टर्म स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और कैपिटल बजटिंग के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कैश फ्लोज जो है वो आपको अपने टर्म स्ट्रक्चर को सामने रख के डिस्काउंट करने चाहिए। Since the spot rate incorporates all forward rates, then you should use the spot rate that equals the term of your project. So आप जो है वो spot rate को use कर लें throughout the whole life of project तो भी ठीक है। If you believe in other theories, take advantage of the arbitrage. तो फिर आप arbitrage का एडवांटेज जरूर लें, और वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको टर्म स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस की वजह से मिलेगी। Yield to maturity, all interest bearing instruments are priced to fit the term structure. This is accomplished by modifying the asset price. The modified price creates a new yield which fits the term structure. The new yield is called the yield to maturity. So हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई यील्ड होती है, लेकिन जो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो उस पर अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है या जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होता है। तो वो जो फ्लक्चुएट होकर जिस चीज़ पे सेटल होता है उसको हम जिस लेवल पे सेटल होता है मैच्योरिटी पे। एग्जांपल देखते हैं हम $1,000 treasury bond expires in 5 years. It pays a coupon rate of 10.5%. If the market price of this bond is 107.88, what is the
सो आपके पास जो है वो इसका 5% सॉरी 10.5% था कूपन, तो वो 105 आपको मिल रहा है 5 साल तक, आखिरी साल आपको 1105 मिलेगा। सो आपके पास जो करंट प्राइस थी वो थी 1078.8। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट जो है वो उसका पहले आ गया, तो बेसिकली 1078.88 आपकी मार्केट प्राइस। सो इसमें आप जो IRR फाइंड आउट करते हैं जो कि आ रहा है तकरीबन 8.5%, जिस पे आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी 5% है। Okay, that's it for today. If you have any queries, please ask. Thank you.